नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। प्रदूषण ने यमुना नदी को नाले की शक्ल दे दी, तो दिल्ली सरकार अब यमुना को इसकी असल पहचान वापस दिलाने की कोशिश में है। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों यमुना सफाई को लेकर एक्शन में है। कल जल बोर्ड के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद आज प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ ड्रेन का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने त्रिनगर में सीवर से जुड़ी समस्याओं का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए। काम में लापरवाही बरतने पर आज प्रवेश वर्मा ने एक अधिकारी का भी तबादला कर दिया। यमुना की सफाई का वादा पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार इन दिनों एक्शन में है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने आज नाव के जरिए सफाई के इस महाअभियान का जायजा लिया। प्रवेश वर्मा जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ नजफगढ़ ड्रेन पहुंचे और यमुना की सफाई में आने वाली अहम चुनौतियों पर अधिकारियों के साथ मंथन किया। नजफगढ़ ड्रेन ही दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है। अगर इस ड्रेन की सफाई हो जाती है तो यमुना की सफाई के मुकाम को हासिल करना आसान हो जाएगा। इस मकसद से प्रवेश वर्मा ने नजफगढ़ ड्रेन की सफाई की जिम्मेदारी 3 अधिकारियों को सौंपी है। ये तीनों अधिकारी सिर्फ नजफगढ़ ड्रेन की सफाई पर ही अपनी नजर बनाए रखेंगे। प्रवेश वर्मा ने ये भी निर्देश दिए हैं कि ये तीनों अधिकारी सफाई का जायजा लेने के लिए नाव का ही इस्तेमाल करें, ताकि उन्हें असल हालात का पता चल सके। दिल्ली के उपराज्यपाल जी कई महीनों से साइबी रिवर, हम जिसको नजफगढ़ नाले के रूप में जानते हैं, उसका पुराना इतिहास जो है वो साइबी रिवर है और उसमें बहुत समय से सफाई का काम हमारे उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। कल एक और महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, उसमें 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसी के ऊपर भी सेशन कर दिया है। तीनों अपनी जगह से जब वो वहाँ पे दौरा करेंगे तो गाड़ी से ही नहीं जाएंगे, वो वहाँ पे नाव का ही उपयोग करेंगे, ताकि उसकी जो स्मेल है वो उनको भी दिखाई दे कि कहाँ से कितनी सिल्ट वहाँ से निकल रही है, कितनी चौड़ाई है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ से सफाई होनी है। तो 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को केवल इसी स्ट्रेच के ऊपर में लगा दिया गया। यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। नजफगढ़ ड्रेन का जायजा लेने से पहले प्रवेश वर्मा त्रिनगर विधानसभा भी पहुंचे। यहां उन्होंने जल बोर्ड अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को 10 दिनों के अंदर इस इलाके की सभी समस्याओं का निपटारा करने का निर्देश दिया। जहां जितनी मशीनों की जरूरत है उतनी मशीन लेंगे। हमने ऑलरेडी टेंडर भी कर दिए हैं। हर विधानसभा में एक सुपर सकर मशीन, जो हमारी मेन जो लाइन होती है उसको साफ करने के लिए रहती है, हर विधानसभा में। अभी पूरी दिल्ली में केवल जल बोर्ड के पास में 5 से 10 मशीन है, मगर हम हर विधानसभा में एक दे रहे हैं, ताकि जल भराव से पहले, मॉनसून से पहले सारी लाइनों को साफ कर दिया जाए, सारी सिल्ट को बाहर निकालकर सारी सीवर लाइन हमारी चालू रहे, ताकि बारिश का पानी भी और वैसे भी सारा उसके थ्रू और वो मेन लाइन में चला जाए। सारे ढक्कन को चेंज करने के लिए बोला है, सारी गलियों को दोबारा बनाने के लिए बोला है। प्रवेश वर्मा काम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई में भी देरी नहीं कर रहे हैं। कल एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने के बाद आज भी प्रवेश वर्मा ने एक अधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने ड्यूटी पर नशे की हालत में दिख रहे एक अधिकारी के तबादले का आदेश दिया। एक अधिकारी आज भी हमने देखा कि थोड़ा सा रात को हो सकता है ड्रिंक करते होंगे, तो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने उनको ट्रांसफर करने के लिए बोला है। हम यही अधिकारियों से काम कराना चाहते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अधिकारियों के ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो, मगर अधिकारी काम करने की आदत डाल लें तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे काम करने के लिए गली में उतरे हैं। हमने तो 10 साल में नहीं देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक ऐसे गलियों में दौड़ता दिखाई देता हो। हमारा मकसद है काम करना। चुनाव से पहले बीजेपी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार यमुना को जल्द से जल्द साफ करके अपना वादा पूरा करने की कोशिश में है। सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे।
यमुना की सफाई में कई चुनौतियां हैं। इनमें एक बड़ी वजह है यमुना नदी के पास के इलाके में चलने वाली अवैध डाइंग यूनिट। इन डाइंग यूनिट से निकलने वाला केमिकल दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को जहरीला बना रहा है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। यमुना की इस बदहाली के पीछे कारण कई हैं। इनमें से एक है दिल्ली में अवैध रूप से चलने वाली ये डाइंग यूनिट्स, जिनकी संख्या राजधानी में 500 से भी ज्यादा बताई जा रही है। जिनमें कई डाइंग यूनिट साउथ दिल्ली के मीठापुर इलाके में भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल यमुना को हर रोज प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली सरकार लगातार यमुना को साफ करने का काम कर रही है, लेकिन हम आपको वो छोटे छोटे कारण दिखा रहे हैं जिनको अगर तुरंत निस्तारित किया जाए तो यमुना काफ़ी हद तक साफ हो सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मीठापुर में और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इलीगल डाइंग यूनिट्स जगह जगह पर चल रही हैं। ये इलाका मीठापुर का है और ये यूनिट आप देखिए, ये एक यूनिट है जहाँ पर जीन्स को डाई किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है और जो कलर उसका होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट नदी में या फिर नाले में बहा दिया जाता है। हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे कुछ देर पहले तक ये गेट खुला हुआ था, लेकिन हमको देखकर इस गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, उस पर अंदर से ताला मार दिया गया इस जंजीर के जरिए। उसके बाद आप देखिए कि जंजीर के जरिए यहाँ पर ताला मारा गया है और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो यूनिट है वो इस बंद दरवाजे के पीछे चल रही है। दरअसल इन डाइंग यूनिट से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी कच्ची पक्की नालियों के जरिए पहले नाले में मिलता है और फिर नाले का पानी यमुना में मिलकर इसे जहरीला बना देता है। गुड न्यूज टुडे की टीम भी इसकी पड़ताल करने के लिए जब मीठापुर पहुंची तो सारी कहानी हमारे कैमरे में कैद हो गई। इस इलाके में ऐसी एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी डाइंग यूनिट्स हैं, जिनमें जुड़ा नियम यह है कि कपड़ों को रंगने वाली ये डाइंग यूनिट्स किसी रिहायशी इलाकों में नहीं हो सकती और इनसे निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी या फिर नालों में छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि मीठापुर में चलने वाली ज्यादातर डाइंग यूनिट्स इन नियमों की अनदेखी कर चल रही है। इस बारे में जब गुड न्यूज टुडे की टीम ने वहां कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने बोलने से मना कर दिया और किसी ने फैक्ट्री के मेन गेट पर ही ताला जड़ दिया। ये देखिए, ये नालियां हैं। क्या इन नालियों के पानी का रंग नीला होना चाहिए था? लेकिन ये सब कुछ ये गवाही दे रहे हैं कि इस रेजिडेंशियल इलाके में ही यहाँ पर डाइंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से रेजिडेंशियल इलाके में जहाँ पर परमिशन नहीं है वहाँ भी इस तरह से यूनिट चलाई जा रही हैं। अब ये एक रेजिडेंशियल मोहल्ला है, पर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से केमिकल्स के बड़े बड़े गैलन हैं, इस तरह से जीन्स यहाँ पर हैं, उनकी रंगाई पुताई चल रही है और तमाम सारे लेबर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये पूरी वो यूनिट थी जिसने हमको देखकर गेट को बंद कर लिया है। यहाँ पर अभी माल की लोडिंग चल रही थी, ये देखिए आप, और हमें देखकर सब यहाँ से चले गए हैं, गायब हो गए हैं और काम को लगभग बंद कर दिया गया है। इन डाइंग यूनिट्स के चलते यमुना की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है, जिसको लेकर पर्यावरणविद न सिर्फ चिंतित है बल्कि ऐसी अवैध डाइंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से शिकायत भी सोशल मीडिया के जरिए कर चुके हैं, जिसे उपराज्यपाल ने गंभीरता से लिया और कार्रवाई भी करवाई। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से वो डाइंग यूनिट्स फिर से काम करने लगी। वरुण, पहले ये बताइए कि दिल्ली में कितने लगभग इलीगल डाइंग यूनिट्स होंगी? दिल्ली में लगभग 500 से अधिक जीन्स डाइंग के यूनिट्स हैं जो दिल्ली के रिहायशी एरिया के अंदर संचालित हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे जो माननीय एनजीटी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कई सालों से ये ऑर्डर्स कर रहे हैं कि रिहायशी एरिया में कोई भी डाइंग का यूनिट या कोई पॉल्यूटिंग यूनिट्स है, वाटर पॉल्यूटिंग या एयर पॉल्यूटिंग यूनिट्स है, उसको सेटअप नहीं कर सकते। दिल्ली में कौन कौन से वो मुख्य इलाके हैं जहाँ पर इनकी संख्या बहुत बड़ी है? सबसे ज़्यादा जो डाइंग यूनिट्स, इलीगल डाइंग यूनिट्स दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, उसमें मुख्य जो एरियाज़ हैं वो है ख्याला, रवि नगर, ये वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ते हैं। इसके बाद साउथ दिल्ली के अंदर एरिया आता है मीठापुर का, मीठापुर में काफ़ी उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। उसके बाद इस एरिया आता है सीलमपुर का, सीलमपुर में और सोनिया विहार में भी बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। मैंने एलजी साहब को ट्वीट किया था
तो राजनिवास से मेरे पास रिप्लाई आया था कि इसके अंदर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी मिलती है तो हम उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट करेंगे। उन्होंने वहाँ पे एक्शन इनिशिएट किया, उन्होंने वहाँ पे सीलिंग की ड्राइव करी, उन्होंने उसके अंदर मीटर भी काटे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये काम हुआ कि ग्राउंड पे जो कार्रवाई उन्होंने करी वो सिर्फ केवल एक दिखावा था। असल में वो यूनिट्स को एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा दोबारा से चालू करवा दिया गया, उनके बिजली के कनेक्शन दोबारा से रीइंस्टेट करवा दिए। जाहिर है ऐसे मामलों में जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यमुना को प्रदूषित बना रही इन डाइंग यूनिट्स को रोक पाना संभव नहीं होगा। जरूरी ये भी है कि यमुना की सफाई के लिए प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी भागीदारी हो, ताकि लोगों को जीवन देने वाली यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाया जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही कश्मीर सैलानियों से गुलजार होने लगा है। पूरे देश से पर्यटक श्रीनगर में कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए पहुंच रहे हैं। डल झील में सुबह से शाम तक शिकारा राइड चल रही है। हाउस बोट और होटल्स में भी बुकिंग फुल होने लगी है। उम्मीद की जा रही है कि इस सीजन में सैलानियों की संख्या पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जम्मू कश्मीर का ये खुशनुमा मौसम सैलानियों को नई सौगात दे रहा है। मार्च के महीने में जब ठंड के तेवर कुछ कम हुए तो खिली धूप में श्रीनगर के डल झील की खूबसूरती और निखर गई। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही यहाँ सैलानियों की भीड़ जुटने लगी है। पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ कश्मीर की सुंदरता को करीब से देखने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डल लेक है जो कि कश्मीर श्रीनगर में, और यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। अच्छा लगा, पहली बार आया मैं। हाउस बोटिंग की, शिकारा भी किया और अंदर आगे मार्केटिंग वगैरह भी की। बढ़िया लगा, अच्छा लगा। कल नाइट में आए थे हम। डल लेक में सुबह से ही सैलानियों से भरे शिकारा की आवाजाही शुरू हो रही है। दिन भर यहाँ सैलानियों के आने का सिलसिला जारी रहता है। हाउस बोट्स को भी अच्छी खासी बुकिंग मिल रही है। होटल मालिकों को भी इस सीजन अच्छे कारोबार की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में इस बार सर्दियों में जबरदस्त ठंड पड़ी है। दिसंबर और जनवरी के महीने में तो डल झील पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी, लेकिन अब ठंड ने लोगों को कुछ राहत दी है। श्रीनगर में इन दिनों अधिकतम तापमान 20 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में श्रीनगर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ने से मौसम और खुशनुमा हो जाएगा। अप्रैल मई के महीने में मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने से बड़ी संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों का रुख करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस साल कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं जम्मू कश्मीर का उधमपुर इन दिनों स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की वजह से चर्चा में है। उधमपुर जिले के ज्यादातर किसानों का रुझान अब स्ट्रॉबेरी की तरफ हो गया है। ये फल किसानों के लिए अच्छी आमदनी का नया जरिया बन गया है। स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। स्ट्रॉबेरी की ये बाग जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए बेहतरीन आमदनी का नया जरिया बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले ने स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में अपनी नई पहचान बना ली है। यहाँ ज्यादातर किसान अब पारंपरिक खेती की बजाय स्ट्रॉबेरी उगाना पसंद कर रहे हैं। मौसम की मेहरबानी से इस साल पैदावार भी अच्छी होने की उम्मीद है। इस बार स्ट्रॉबेरी लगाई है। स्ट्रॉबेरी का रेट ठीक चल रहा है। हाँ, मार्केट में, मंडी में अच्छा चल रहा है, और बारिश के कारण अच्छी फसल हो गई है। हाँ जी, अभी थोड़ा कुछ 90% अच्छा हो जाएगा, अच्छा रेट मिल जाएगा।
मैं स्ट्रॉबेरी की फसल लगाता हूँ, बरसात के मौसम में सब्जी भी लगाता हूँ और मंडी में भी अच्छे रेट मिल रहे हैं। स्ट्रॉबेरी लगाते हुए मेरे को 8 साल हो गए और इस साल बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ था वो भी कवर हो रहा है। अभी अच्छा फ्रूट भी आ रहा है। बारिश का बहुत फ़ायदा हुआ है हमें। वैसे पानी भी लगाते भी हैं, लेकिन वो बरसात की जो पानी वो बरसात का होता है उसका बहुत फ़र्क होता है। ऐसे पानी का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी नरमी आ जाती है और अच्छी फसल मार्केट में भी अच्छा रेट मिल रहा है पहले से। फसल भी अच्छी तैयार हुई है। आगे भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो नुकसान हुआ था वो कवर हो जाए। स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। सरकार से मिली सहायता से किसानों को अपना स्ट्रॉबेरी फार्म बनाने में मदद मिली है। सरकार इन किसानों को स्ट्रॉबेरी बाग के एरिया के हिसाब से सब्सिडी देती है। इसके साथ ही खेतों के रखरखाव के सामान भी सब्सिडाइज रेट पर मुहैया कराए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर तहसील में चलता गांव थलोड़ा है। इस पर मैंने 9 कनाल स्ट्रॉबेरी लगाई है। 5 साल हो गए लगातार लगाते हुए। मैंने 2-2.5 कनाल से शुरू की थी लगाना, तो हर साल मैं 2-3 कनाल बढ़ाता रहता हूँ। इस बार मैं 9 कनाल लगाई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है मेरे को। इनकम पर डे की भी है। अभी कंटिन्यू हुआ, अभी 15-20 दिन हुए मेरा स्ट्रॉबेरी निकलते हुए मंडी जाते हुए, तो काफ़ी इनकम हो जाती है। उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। 13,000 पर कनाल सब्सिडी मिलती है इसकी। तो इस बार मैंने 9 कनाल लगाई, 1,17,000 सब्सिडी मिली मेरे को। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए पानी की सुविधा। तो पानी भी दिया मेरे को डिपार्टमेंट ने, बोरवेल दिया हुआ है। गवर्नमेंट अच्छी मदद देती है, सब्सिडी समय पर दे देती है। जो इसके पेड़ है वो समय पर दे देते हैं। और बारिश की वजह से थोड़ी सी खराब हो गई है। अब फिर भी अभी बारिश हुई है, हम पानी वगैरह लगा रहे हैं, अभी थोड़ा ठीक चल रहा है। बाजारों में स्ट्रॉबेरी की कीमत भी अच्छी मिल रही है, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रॉबेरी फार्मिंग करने वाले किसान अब दूसरे किसानों को भी स्ट्रॉबेरी की पैदावार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जम्मू कश्मीर के बादाम वाड़ी की करेंगे, जिसे बादाम का बगीचा भी कहा जाता है। श्रीनगर में मौजूद बादाम वाड़ी को बादाम के पेड़ों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। और अब वसंत ऋतु के मौसम में बादाम के पेड़ों पर फूल भी आने लगे, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी घाटी का रुख कर रहे हैं। बादाम का ये बगीचा, जिसके पेड़ों और फूलों की खुशबू पूरे कश्मीर में बिखर गई है। घाटी की खूबसूरत वादियों और प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच मौजूद ये बादाम वाड़ी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। कश्मीर में हर सीजन की एक अलग खूबसूरती और एक अलग पहचान है, लेकिन अगर आप बाहर के मौसम की बात करें तो बात ही कुछ और है। श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में मौजूद ये उद्यान बादाम के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जहां वसंत ऋतु के मौसम में बादाम के पेड़ों से फूल खिलने लगे हैं और इसकी मीठी खुशबू पर्यटकों को अपनी ओर खींचे ला रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कश्मीर तो आई हूँ बहुत बार, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बादाम वाड़ी आई हूँ एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक अभी तो फुल अभी ब्लूम हुआ नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल इट्स सो गुड। बादाम वाड़ी एक्चुअली आज ना मौसम ज्यादा ही प्यारा है, बहुत प्यारा मौसम है। फ्लावर्स देखने को मिले बहुत सारे और नेचर एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है आज यहाँ पे बादाम वाड़ी आके। ये भैया हमको लेके आए यहाँ पर आलमंड का पेड़ दिखाने के लिए। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर घुसा है, अभी थोड़ा घूमेगा, फोटो खींचेगा। खुशबू बताइए कैसी है? अच्छा है। सैलानियों को ट्यूलिप गार्डन के वैरायटी वाले फूलों के साथ साथ बादाम वाड़ी का स्वच्छ और सुंदर वातावरण खूब लुभाता है। लिहाजा इस बादाम वाड़ी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ नए पौधे भी लगाने की तैयारी की जा रही है।
ये जो बादामवारी है इसको हम यहाँ पे जो डाउनटाउन है इसका हॉटेज बोला जाता है। जो बादामवारी की अपनी खूबसूरती है, अपना नाम है। और अभी जब हम ब्लॉसम्स की बात करें या अभी हम फूलों की बात करें तो नियर अबाउट अभी पूरी तरह से अभी ब्लूम पे नहीं आया, बट आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छी तरह से ब्लूम पे आएगा, क्योंकि रीज़न थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज भी हुआ, बारिशों की वजह से भी हुआ, और थोड़ा ये रीज़न भी है कि इसमें कुछ ओल्ड ट्रीज़ भी हैं वो भी डैमेज हुए हैं। लेकिन अभी जो है अभी लगभग नियर अबाउट 45 to 50% अभी इसका ब्लूम आया है। जाहिर है घाटी में पर्यटकों के लिए एक से बढ़कर एक सैर सपाटे वाली जगह मौजूद है, लेकिन बर्फबारी और मौसम का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों के लिए ये बादाम का बगीचा धरती पर किसी जन्नत के होने जैसा एहसास दिलाता है। और इस वक्त हम हैं कश्मीर और श्रीनगर के फेमस बादामवारी में। बादामवारी जो कि नाम से ही समझ सकते हैं कि बादामों का बाग, और ये इस वक्त इसलिए अट्रैक्शन का जो है सेंटर बना हुआ है क्योंकि यहाँ सब तरफ जो है बाहर के फूल, जिसको आप ब्लॉसम कहेंगे स्प्रिंग ब्लॉसम, आपको सब जगह मिलेगा। और जैसे ही आप पहला कदम यहाँ रखते हैं तो जो भीनी भीनी खुशबू है इन फूलों की आपको वेलकम करती है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में पर्यटन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है। देश के कोने कोने से पहुंच रहे यहाँ सैलानी न सिर्फ इन खूबसूरत वादियों और पेड़ पौधों का दीदार करते हैं, बल्कि घाटी के विकास की रफ्तार में भी अपना योगदान दे रहे हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के औली में 2 दिनों तक चली स्कीइंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की अद्भुत काबिलियत देखने को मिली। बर्फीली वादियों के बीच हुई इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता से देश में स्कीइंग के टैलेंट को निखरने का मौका मिला। बर्फ से ढकी चोटियां और इस सर्द मौसम में जोश और रोमांच से भरपूर खेल। उत्तराखंड के औली में 2 दिनों तक चले हिमालयन कप स्कीइंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का गजब का जोश दिखा। प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्कीइंग के अंडर 15 और अंडर 18 कैटेगरी की रेस कराई गई। इस रेस में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 6 स्कीयर्स को सम्मानित भी किया गया। प्रतियोगिता के विजेता बने प्रियंशु कमांड, जिन्हें ट्रॉफी के साथ नगद इनाम भी दिया गया। मैंने हिमालयन कप में गोल्ड मेडल लिया है। मैंने बहुत मेहनत की। 3 महीने आईटी वाले के साथ रहा मैं, और खेलो इंडिया के लिए किया था मैं, उसमें टॉप 10 में रहा। हिमालयन कप प्रतियोगिता के दौरान औली टॉप पर स्कीयर्स ने बर्फ पर रफ्तार के साथ अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। औली में इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के टैलेंट को खूब सराहा गया। मैं समझता हूँ इस तरह के जो खासकर जो युवा जूनियर के हैं, चिल्ड्रन हैं, ऐसे जो कंपटीशन होते हैं, कप्स होते हैं, वो होते रहने चाहिए, कि इस चीज़ से जो आने वाले जो जनरेशन है उनको एक्सपोजर मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस कंपटीशन में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रतियोगिता के दौरान ही कई बार हल्की बर्फबारी भी हुई, लेकिन बेतहाशा ठंड और बर्फबारी के बावजूद इस प्रतियोगिता को देखने पहुंचे लोग बेहद उत्साहित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।